इतिहास मतलब सिर्फ तारीखें नहीं होती, ये उन खास पलों की कहानी है जहां बस एक दिन की लड़ाई ने आने वाली सदियों की तकदीर लिख दी। भारत के लंबे इतिहास में कुछ लड़ाइयां तो ऐसी हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनाया, बिगाड़ा और इस जमीन का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज उन्हीं निर्णायक लड़ाइयों के सफर पर चलते। कभी सोचा है कि क्या सच में एक दिन की लड़ाई एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकती है या फिर उसे हमेशा के लिए मिटा सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने वाकई भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी टक्कर से। फिर हम देखेंगे कि कैसे तराइन के मैदान में सल्तनत की नींव पड़ी। उसके बाद हम मुगलों के तूफानी उदय को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे भारत के बड़े बड़े साम्राज्य आपस में टकराए। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने एक लड़ाई से पूरे भारत पर राज करने का रास्ता खोल दिया। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत में पहले बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी और जब इतिहास में पहली बार पूरब और पश्चिम की दो महान सेनाएं आमने सामने थीं। झेलम नदी के किनारे ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। हाँ, ये सच है कि सिकंदर की यूनानी रणनीति जीती, लेकिन राजा पोरस की हिम्मत ने सिकंदर का भी दिल जीत लिया। जानते हैं, सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ उनका राज्य लौटाया बल्कि ये घटना हमेशा के लिए सम्मान और वीरता की एक मिसाल बन गई। अब चलिए कई सदियां आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे साल पर आते हैं जिसने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। अब जरा यहाँ किस्मत का खेल देखिए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन ठीक एक साल बाद उसी मैदान पर वही दो योद्धा फिर आमने सामने थे। इस बार गौरी अपनी गलतियों से सीखकर एक बड़ी और बेहतर सेना के साथ लौटा था और नतीजा पूरी तरह से पलट चुका था। तराइन की ये दूसरी लड़ाई सिर्फ एक राजा की हार जीत नहीं थी, असल में ये दिल्ली सल्तनत के लिए खुले एक दरवाजे की तरह थी। इस एक दिन की लड़ाई ने भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी, जिसका असर अगले कई 100 सालों तक रहना था। अब बात करते हैं भारत के शायद सबसे शानदार साम्राज्य की, मुगलों की। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया से आए एक योद्धा बाबर से, जिसकी जीतों की एक ऐसी लड़ी थी जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक कायम रहा। देखिए, बाबर का भारत आना कोई एक घटना नहीं थी, ये तो एक तूफानी अभियान था। सिर्फ 4 साल के अंदर 4 बड़ी जीतें। 1526 में पानीपत में लोधी सल्तनत को खत्म किया, फिर खानवा में राजपूतों को हराया, चंदेरी में एक और राजपूत शासक को और फिर घाघरा में अफगानों को। एक एक करके उसने अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटाया और पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। तो सवाल ये है कि बाबर इतना कामयाब कैसे हुआ? इसका एक बड़ा राज था उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। पानीपत की लड़ाई में उसने तुलगमा का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त की भारतीय सेनाओं के लिए बिल्कुल नई चीज थी। इसमें वो अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को अचानक दोनों तरफ से घेर लेता था। इस हैरान कर देने वाली तरकीब ने उसे एक बहुत बड़ी सेना पर भी शानदार जीत दिलाई। लेकिन मुगलों का रास्ता भी हमेशा सीधा नहीं था। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर भारत से ही बाहर कर दिया था। एक वक्त तो लगा कि मुगलों की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन फिर 1556 में हुमायूं के बेटे एक नौजवान अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर सब कुछ पलट दिया और इस बार मुगल सत्ता पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ वापस आई। अब हम इतिहास के उस दौर में हैं जहां पूरे भारत में सत्ता के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही थी। एक तरफ दक्षिण में विजयनगर जैसा महान साम्राज्य दुश्मनों के गठबंधन के सामने ढह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर में मुगल सिंहासन के लिए भाइयों के बीच ही खूनी लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। दक्षिण भारत का वो शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य किसी एक दुश्मन से नहीं हारा। उसे हराने के लिए दक्कन की 4 सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा ने मिलकर एक अलायंस बनाया और 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई ने इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। कहते हैं ना, साम्राज्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा कभी कभी बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आता है। 1658 में मुगल सिंहासन के लिए शाहजहां के बेटों में ही जंग छिड़ गई
औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाइयों में हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि सिंहासन की लड़ाई में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये वो दौर है जब मसालों का व्यापार करने आई एक कंपनी धीरे धीरे, देखते ही देखते पूरे भारत की शासक बन बैठी। देखिए, भारत पर कब्जे की ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच नहीं थी। उन्हें अपने सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन यानी फ्रांसीसियों को भी हराना था। दक्षिण भारत में कर्नाटक के इलाके में 3 युद्ध हुए और इन लड़ाइयों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराकर भारत में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। और फिर आया साल 1757 और प्लासी की लड़ाई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो मैदान पर हथियारों से कम और साजिशों और धोखे से ज्यादा जीती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और इस एक जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो नींव रखी जिस पर अगले 200 साल की गुलामी की इमारत खड़ी होनी। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरी तरह से बदल गया था। जो कंपनी अब तक सिर्फ व्यापार करती थी, अब वो शासक बन चुकी थी। अब वही नीतियां बना रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे और अपनी सेना खड़ी कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। अगर प्लासी एक नींव थी तो बक्सर की लड़ाई ने उस पर एक मजबूत किला खड़ा कर दिया। 1764 में कंपनी ने किसी एक नवाब को नहीं बल्कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को एक साथ हराया। इस जीत ने पूरे भारत को ये मैसेज दे दिया कि अब असली ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। हाइड स्पेस से लेकर बक्सर तक हमने देखा कि कैसे इन लड़ाइयों ने सिर्फ नक्शे नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी पहचान तक को बनाया है। तो अगली बार जब कोई आज के भारत को देखे तो सोचना चाहिए, क्या इन सदियों पुरानी लड़ाइयों की गूंज आज भी हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारी सीमाओं में सुनाई नहीं देती? इस पर विचार जरूर कीजिए।